Hi guys, good morning. All right, so this is Andheri batch 5 and Poddar, right? All right. Chicken. So let's wait a couple of minutes and we'll start. एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस जितने भी हुए हैं उनमें क्या क्या देख लिया है, मैं एक बार एक क्विक गो थ्रू कर लेता हूँ उस चीज को. लेक्चर 1, 2, 3 में व्हाट ऑल डिड वी कम अक्रॉस. हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है. एंड देन लेक्चर 5, इनफैक्ट 4 में हम लोगों ने सिंपल रिएक्शंस का एनालिसिस करना सीखा था. लाइक इन द लास्ट लेक्चर वी इंट्रोड्यूस स्टोइशियोमेट्री. सिंपल रिएक्शन का एनालिसिस था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था, ठीक है. एंड देन लास्ट लेक्चर में हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बिल्ड करना शुरू कर रहे थे. सो ओवर एंड अबव सिंपल रिएक्शंस हम लोगों ने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट देखा था. एंड देन एंड में series reaction, if there are multiple reactions happening one after the other, तो उनका एनालिसिस कैसे करना है, that is what we had observed, right? So ये अभी तक हमारे सब टॉपिक्स थे of how we proceeded with this chapter. धीरे धीरे अब हम और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे. आज you will notice when I'm going to discuss these reactions, तो इसमें अब एक एक करके और सिनेरियो या केसेस में बिल्ड करता जाऊंगा, ठीक है. अच्छा, सीरीज रिएक्शन लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे एंड आई थिंक उसमें मैंने एक ही एग्जांपल कराया था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर. एक एग्जांपल कराया था कि दो एग्जांपल कराया था, कैन यू लेट मी नो? हाँ राइट, एक ही कराया था, ठीक ठीक ठीक, गॉट इट. तो एक एग्जांपल और करा देता हूँ, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी टेक बुकलेट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, FBS का, ठीक है. आप लोगों के सामने अगर फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव है ओपन अप, तो उसमें यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, ठीक है. ये हमारा सीरीज रिएक्शन के ही कंटिन्यूएशन में है, ठीक है. काइंड ऑफ, लेट मी राइट इट एज अ टॉपिक हियर एज वेल, सीरीज रिएक्शन. लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक आल्सो. FBS क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, ठीक है. हाँ, सो अंश क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वो वीडियो सॉल्यूशंस या वीडियो एक्सप्लेनेशंस में आपने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 10 की जगह 8 मोल्स ऑफ अमोनिया वाला है, वो मैं करता हूँ अंश, ठीक है. I'll take it up in form of a different question, but I'll surely take it up. हाँ, मतलब LR is not going to be consumed completely in that case. हाँ वेद, अभी अपन सीरीज रिएक्शन पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है. आई होप सबके सामने है बुकलेट. ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ. रिएक्शंस एक्चुअली कुछ इस तरीके से है. सो देयर इज बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन, ठीक है. सबसे पहले आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. Cl2 plus KOH is giving
KCl plus KClO plus H2O. Then KClO is giving KCl and KClO3, and then KClO3 is giving KClO4 and KCl again. So ये reactions हैं, ठीक है. And part A of the question कह रहा है that given, right, determine mass of Cl2 required to produce 1.385 kg of KClO4. ठीक है, ये part 1 है. And then 37th question is like the part B of the question, which says that given 142 grams of Cl2, determine moles of KCl produced. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हैं आपके सामने, ट्राई करो. नहीं रणवीर, आपका आंसर सही नहीं है. एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम पता होना चाहिए ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ठीक है, बट एटलीस्ट ये वाले एलिमेंट्स का पता होना चाहिए. जैसे पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होगा. ठीक है, what is KClO called? हाइपोक्लोराइट होगा ये, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, as far as I can recollect. इसमें क्या कॉपी करोगे ऊपर, यहीं से तो स्टार्ट किया हमने भाई वेद, FBS में. नहीं रोहन, अंशुल, आपका भी आंसर सही नहीं है. ठीक है रोहन, आपका भी फर्स्ट पार्ट का आंसर सही नहीं है. केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, रोहन और मनन दोनों ने केयरलेस मिस्टेक करी है. सेम गोज फॉर यश एज वेल. हाँ, मंथन का आंसर सही आ रहा है. हाँ, मैंने थोड़ा बैलेंस करा है. सब कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करोगे क्या? खुद से भी तो कुछ करो. हाँ, इनफैक्ट सॉरी, माय बैड मंथन, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है.
हाँ आई थिंक या स्वास्तिक का आंसर सही है, स्वास्तिक ने करेक्ट आंसर लिखा है। निनाद का भी सही आ रहा है। निनाद, निनाद बोलूं कि निनाद बोलूं? देन अंश, अली, अंशुल, तीनों का नहीं है, नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बी पार्ट है उसमें केसीएल टोटल है। ठीक है, केसीएल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो बी पार्ट में जब केसीएल निकालोगे तो सबका कंबाइन करके आंसर देना। ऑल राइट, नाउ लेट मी डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट मी रीराइट द इक्वेशंस इन देयर बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, सो आपके सामने पहला रिएक्शन है Cl2। ठीक है, लेट मी डू दिस थिंग, let us or let the moles of Cl2 is x। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहला रिएक्शन आपके सामने है Cl2 plus KOH is giving KCl plus KClO plus H2। तो पहली बात तो बैलेंसिंग कर दो इसकी। ठीक है, ऑक्सीजन, पोटेशियम, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, ठीक है, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अगर इसके x मोल्स हैं, ठीक है, तो अब मुझे किस पे फोकस करना चाहिए एज अ नेक्स्ट एलिमेंट? ठीक है, KClO पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि KClO है जो अगले रिएक्शन में जा रहा है। ठीक है, एज यू विल नोटिस यहाँ पर जो कॉमन स्पीशीज है ये KClO है एंड यहाँ पर KClO3 है। तो मैं Cl2 से पहले KClO पे जाऊंगा, फिर KClO से नेक्स्ट रिएक्शन पे जाके KClO3 निकालूंगा, और फिर KClO3 से नेक्स्ट रिएक्शन निकालकर KClO4 पर जाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो इसका आंसर आ जाएगा x मोल्स। ठीक है, 1 और 1 कोफिशिएंट है दोनों का। अच्छा, नाउ अब सेकंड रिएक्शन में आ जाओ। सेकंड रिएक्शन में the reaction is KClO is giving KCl plus KClO3। now if I do the balancing, तो 3 KCl और ये 2 KCl करने पर 3 KCl और 2 KCl करने पर मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ वंस आई डिड दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, अब ये जो पूरे के पूरे x मोल्स हैं KClO के, वो तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे x मोल्स यहाँ पे आ गए। ओके, अब वापस से मैं एनालिसिस कर लेता हूँ एंड ये डिटरमाइन कर लेता हूँ कि KClO3 के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो KClO3 का आंसर मेरा आ रहा है यहाँ पर x/3। राइट, सो आई विल गेट द आंसर इज x/3 मोल्स, क्योंकि 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो x से x/3 बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कैसा है? KClO3 इज गिविंग KClO4 प्लस KCl। ठीक है, तो ये KClO3 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा x/3 मोल्स। अच्छा सॉरी, बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। लास्ट रिएक्शन का बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा देखना, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर x/4। ठीक है, 4 से 3 बन रहा है, तो x/3 से x/4 मोल्स बनेंगे। ठीक है, so what I get here is that moles of KClO4 formed
इज इक्वल टू x by 4. ठीक है, एंड नाउ बेस्ड अपॉन दिस मास ऑफ KClO4 निकाला जा सकता है. मास ऑफ KClO4 विल बी x by 4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा 39 प्लस 35.5 प्लस 64. ठीक है, 4 ऑक्सीजन के हैं. एंड ये आपको डेटा गिवन है दैट दिस इज 13 ऑन द बैटरी. हाँ, सो ये कितना दिया 1385 ग्राम्स लिया हुआ है. तो 1385 kg है, 1.385 तो 1385 ग्राम्स हो गया. सो इज इक्वल टू 8 एंड ये 138.5 आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा. तो इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 40. ठीक है, तो दीज आर द मोल्स ऑफ Cl2. ठीक है, तो मास ऑफ Cl2 अब आपको निकालना है, तो इट विल बी 40 इंटू 71 दैट इज 2840 ग्राम्स और यू कैन से 2.84 किलोग्राम्स. तो ये आपके पार्ट ए का आंसर आया. ठीक है, मैंने काफी धीरे धीरे स्लोली एक्सप्लेन किया है ताकि अब आप समझ जाओ किस तरीके से सीरीज रिएक्शन में हमें मूव करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. ऑलराइट. अच्छा, अब बी पार्ट पे ध्यान देना. ठीक है, ये तो मैंने ए पार्ट का सोल्यूशन करा है. ठीक है, दिस वाज ए पार्ट का सोल्यूशन. बी पार्ट में आपको Cl2 का अमाउंट दिया हुआ है और KCl पूछा जा रहा है. ठीक है, राइट, इन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी रीराइट द इक्वेशंस अगेन. ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगा. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरीके से है हमारे सामने. KClO प्लस और KClO in fact gives KCl plus KClO3. ठीक है, ये 3 था और ये 2 था. एंड लास्ट वन वाज 4 KClO3 is giving 3 KClO4 plus KCl. ठीक है, लास्ट पार्ट में एक्चुअली Cl के मतलब KCl यहाँ पर तीनों रिएक्शन से प्रेजेंट है, तो मुझे तीनों का ऐड करके बताना है. ठीक है, एंड इसके लिए आपको दिया है 142 ग्राम्स. 142 ग्राम्स मींस 2 मोल्स. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ Cl2 आपको दिया हुआ है. तो अब आप इससे फिगर आउट करोगे. ठीक है, इनका कोफिशिएंट्स नोटिस करते जाओगे तो ये 2 मोल से KCl का यहाँ पर 2 मोल्स बनेगा. ठीक है, एंड KClO का भी 2 मोल्स बनेगा. ठीक है, अब ये 2 मोल्स KClO के यहाँ पर कैरी हो जाएंगे. ठीक है, एंड उससे KCl के 4/3 मोल्स बनेंगे एंड KClO3 के 2/3 मोल्स बनेंगे. ये समझ में आया कैसे हुआ? मतलब यही क्रिस क्रॉस करा है मैंने. ठीक है, सेम आई डिड विद KClO3 एज वेल. इसका 3 कोफिशिएंट है और इसका 1 कोफिशिएंट है, तो 2 से कितना बन जाएगा 2/3. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चला गया मैं. एंड देन KClO3 के 2/3 मोल्स आ गए, तो उससे KCl कितना बनेगा, ये आप वापस से क्रिस क्रॉस कर दो KCl के लिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 2/3 यानी कि 1/6 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करना रहेगा. ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ KCl कितने हो गए? टोटल KCl will be equal to 2 plus 4/3 plus 1/6 moles, which comes out to be 12 plus 8 plus 1/6, that is 21/6, or you can say 7/2 moles. This is your answer of part B. ठीक है, ये थोड़ा मैंने फास्ट करा, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
तो ये सीरीज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन एंड दिस टाइम इट इज स्लाइटली ट्रिकी, मतलब अगर आप ट्रिक आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो एक बार नोटिस करना। लेट मी डू वन मोर एग्जांपल। ऑलराइट, सो द थिंग इज, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन देखा था, a plus 2b is giving 3c plus 4d, ठीक है, and d is giving 2e and e plus f is giving 2g, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में जो डेटा था वो मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ और दिया था, अभी इस बार मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। द डेटा इज गोइंग इन समथिंग इन दिस मैनर दैट if I keep 1 mole each of A, B and F, ठीक है, let me write it down. If we mix 1 mole each of A, B and F, determine the moles of G produced, ठीक है, ट्राई करो। ऑलराइट, तो आंसर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, और लोग भी ट्राई करो। Some of you are correct, some of you are incorrect. ठीक है, देते जाओ आंसर। लेट मी टेल यू द आंसर ऑल्सो। हाँ, सही कह रहे हो रोहन। सो ठीक है, जिन बच्चों के आंसर्स थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं और वो वैल्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 2 मोल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग जिनके बड़े बड़े आंसर आए ना, प्लीज ध्यान से सुनना। द लेसन टू बी लर्नड हियर इज दैट क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा वेदर इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट, आप ही को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैं यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े अक्षरों के साथ में लिख देता हूँ, we have to identify if it's a case of limiting reagent, ठीक है। ये आप भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि बस अभी सीरीज रिएक्शन पढ़ा रहे हैं तो और कोई कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं हो सकता। अभी आप देखते जाओगे, मैं धीरे धीरे टॉपिक्स मिक्स करता जाऊंगा। सीरीज रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट मिक्स कर दिया, पैरेलल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, इसके बाद में इनकम्प्लीट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उनमें फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दूंगा। सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 2 है। एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर नोटिस करना, सबसे पहले a plus 2b is giving 3c plus 4d, ठीक है, ये इक्वेशन है और दोनों का 1 1 मोल है, ठीक है, ये भी 1 मोल है
एंड ये भी 1 मोल है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से क्लियरली दिख रहा है कि बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस बी के हिसाब से ही होगा डी का। 2 से 4 बन रहे हैं तो 1 से कितना बनेगा, एंड आई विल गेट द आंसर दैट ये बन जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, डी बन जाएगा 2 मोल्स। अब अगले रिएक्शन में एज यू कैन सी दैट डी इज गिविंग 2E, तो इसके अगर 2 मोल्स हैं तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E आ जाएगा 8 मोल्स। ठीक है, ये मेरा सेकेंड रिएक्शन था। ठीक है, अब नोटिस करना दैट E प्लस F इज गिविंग 2G, ये मेरा थर्ड रिएक्शन है। इसमें E के 8 मोल है बट F का तो 1 ही मोल दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो अब मेरा F के हिसाब से ही एनालिसिस होगा G का। 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट G के 2 मोल्स बन रहे हैं। दैट्स माय आंसर। ठीक है, अच्छा E का मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ हाँ, माय बैड, E का मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। E के 4 मोल्स होंगे। ठीक है, वो मैं एक्चुअली आप लोगों को टेस्ट कर रहा था। गुड, वेरी गुड। चेक करना पड़ता है ना बीच में सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, इसके लिए। अदरवाइज मैं गलती नहीं करता हूँ, मैं ऐसे डेलिबरेटली बीच बीच में डालता हूँ। ऑल राइट, सो यू गॉट एन आंसर। समझ में आया आप लोगों को? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा, लिख के नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन में, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन समझ लिया है। ठीक है, सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट आर पैरेलल रिएक्शंस? ठीक है, तो आप नोटिस करना सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, सीरीज वर्सेस पैरेलल, सीरीज को ऐसे सीक्वेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा रहा कि से ए के बाद बी बना और बी के बाद सी बना। ठीक है, दिस विल बी समथिंग लाइक अ सीक्वेंस और अ सीरीज रिएक्शन। बट अगर ए से बी बन रहा है एंड ए से सी भी बन रहा है, ठीक है, तो ये पैरेलल रिएक्शन हो गया। ठीक है, एंड प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू ए गिविंग बी प्लस सी, ये दोनों सेम नहीं है। कैसे, अभी आपको समझेगा, मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल करके बताऊंगा। तो इतना एक पार्ट समझ में आया कि व्हाट डू आई मीन बाय सीरीज एंड व्हाट डू आई मीन बाय पैरेलल। ठीक है अभी नहीं रोहन, तुम इतना आगे मत बढ़ो भाई, अभी हम रिवर्सिबल रिएक्शंस वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रिवर्सिबल इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम 6 months लेटर, एटलीस्ट 6 months लेटर। अभी हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एंड मतलब और भी पॉसिबिलिटीज सोच सकते हो यार। मतलब अभी कोई बोलेगा कि सर ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू डी, देन डी गोज टू बी। मतलब ठीक है यार, मैं ऐसे गेम नहीं खेल रहा हूँ कि हम लोग कुछ भी रैंडम बनाते जाएंगे। ठीक है, सो आपके दिमाग में आएंगे वाइल्ड इमेजिनेशंस, सो इट्स अ गुड थिंग, यू लेट देम रन वाइल्ड, बट लेट्स नॉट लेट देम रन वाइल्ड इन द क्लास। तो ऐसा मत करना कि सर ऐसे तो कुछ भी केस बन जाएगा कॉम्प्लिकेट सा। ठीक है, तो बनने में तो बन सकता है, अदरवाइज हम लोग अभी पहले बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बेसिक्स आपके अच्छे हो गए तो आप फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हैंडल कर सकते हो। ठीक है नाउ, नहीं विवेक, ये देखो ना, ए गोज टू बी एंड देन बी गोज टू सी इज नॉट अ पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन की डेफिनेशन एक बार मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन ऑब्जर्व करना पैरेलल रिएक्शन की। सो व्हेन same set of
reactants undergo two or more reactions, then it is a case of parallel reactions. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन अभी CO2 भी दे सकते हैं, तो ये एक रिएक्शन हो गया, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स दो अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं, दो अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी द और व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ सेट ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, इफ 12 grams of carbon completely consumes 20 grams of oxygen gas, ठीक है, 20 grams of O2, then and as per the above reactions, as per the above parallel reactions, then determine the mole ratio of CO, in fact CO2 to CO produced, ठीक है, ट्राई करो, give it a shot from your side, then I'll discuss, and कोई जल्दबाजी नहीं है, मतलब think through whatever answer that you have got, think through कि वो कैसे आया है, and try to test it, validate it. All right, so I'm getting some answers. नहीं, काशिफ का भी सही नहीं है, काशिफ नहीं, काशफित, काशफित, क्या खतरनाक नाम रखते हो, काशफित, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? हेम, मंथन, जिष्णु, नहीं, आपका भी सही नहीं है। भाविक, सब पार्टिसिपेंट्स म्यूट ही हैं, वो मेरे ही बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज आ रही है। नहीं, रणवीर, अंश, विवेक, स्वास्तिक, नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। नो, हर्षित, अंश, तुम्हारा भी आंसर सही नहीं है। नहीं, आयुष्मिता, हर्षिल, मनन, वेद, किसी का भी सही नहीं आया अभी तक। हाँ, नहीं, नोप, नोप, नॉट इवन, नहीं, अभी भी किसी का भी सही नहीं है। नॉट येट, ओके, सो गलत आ रहे हैं आंसर, किसी ने अभी तक सही नहीं दिया है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन वन ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट बी डूइंग इनकरेक्ट, ठीक है। लेट मी शो यू वन ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। सो एक जो गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं,
वो नोटिस करना ध्यान से। एवरीवन प्लीज नोटिस है, ठीक है? आप लोग जो भी ट्राई कर रहे हो अभी रुक जाओ, ध्यान से सुन लो एक बार कैसे करना है और क्या गलती नहीं करनी है। सो ये दो रिएक्शंस है, ठीक है? कार्बन प्लस O2 गैस गिविंग CO2 एंड कार्बन प्लस हाफ O2 गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ इन बोथ दीज रिएक्शंस, ठीक है, इन केस ऑफ बोथ दीज रिएक्शंस, एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, कंबाइन कर देंगे और ऐसे लिख देंगे कि CO2 प्लस CO एंड यहाँ पर 2 कार्बन प्लस ये 3/2 O2, ऐसा लिख देंगे, ठीक है? ये एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। डू नॉट कंबाइन parallel reactions just like that, ठीक है? ऐसे नहीं कंबाइन करते। ऐसे कंबाइन करने में आपने क्या करा, आप नोटिस करना ना, यू टेक द आपने CO2 और CO का कोफिशिएंट 1 और 1 ले लिया ना, ठीक है? तो क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पर, वी जस्ट अज्यूम्ड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ CO2 टू कोफिशिएंट ऑफ CO इक्वल टू 1:1, ठीक है? तो जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है। तो ये तो आपने आंसर ही अज्यूम कर लिया जो मैंने पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि किस रेशियो में बनेंगे, आपने तो 1:1 में कंबाइन कर दिया और वो आंसर ही हो गया आपका तो, ठीक है? सो आई होप यू रियलाइज दैट दिस इज अ मिस्टेक, दैट डू नॉट डू दिस थिंग, ठीक है? अच्छा, आप वेट करो अभी, ठीक है गाइज, आई विल गिव यू द आंसर। द आंसर इज एक्चुअली 1:3, ठीक है? अभी तक सिर्फ ऋषित है जिसका सही आया है, ठीक है? आई डोंट थिंक, हाँ, किसी और ने, किसी का भी नहीं आया है, ओनली ऋषित का आंसर सही था। सो ओके, कैसे लाना है आंसर मैं बताता हूँ। तो पहले तो ये गलती समझ में आई दैट वी डू नॉट कंबाइन पैरेलल रिएक्शंस जस्ट लाइक दिस, कि ऐसे ही कंबाइन कर दिया रैंडमली। अब नोटिस करना कैसे करना है, तो मैं आपको मल्टीपल मेथड्स दिखा सकता हूँ। एक पहले मेथड 1 दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसमें आप ऐसा कर लो, लाइक लेट moles of CO2 formed is equal to x, ठीक है? तो अगर मुझे ये रिएक्शन के बारे में बात करनी है, तो अगर इसके x मोल्स फॉर्म हुए हैं तो कार्बन के और O2 के कितने कितने मोल्स रहेंगे, x एंड x चलेगा, ठीक है? सिंपल सिंपल स्टोइशियोमेट्री, सबका 1:1 कोएफिशिएंट है, ओके? देन लेट moles of carbon monoxide formed is equal to y, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इक्वेशन है C प्लस हाफ O2 इज गिविंग Y। तो अगर ये Y मोल्स हैं तो कार्बन कितना लगेगा, ये भी Y लगेगा, एंड ऑक्सीजन कितना लगेगा, ये Y/2 लगेगा, ठीक है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट हाफ है। इतना समझ में आया? अब आप नोटिस करो, ठीक है, नोटिस करो कि टोटल कार्बन का डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है? टोटल कार्बन कितना हो गया यहाँ पर, एज यू कैन सी, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। टोटल कार्बन इज इक्वल टू x प्लस वाई मोल्स, ठीक है? ये आपको 12 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? तो 12 इंटू 12 टाइम्स x प्लस वाई, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है? सिमिलरली आप O2 पे फोकस करो, तो O2 भी आपको दिया हुआ है। टोटल O2 यहाँ पर कितना बना, x प्लस y/2 मोल्स, राइट? अब इसका मास कितना दिया हुआ है आपको, 20 ग्राम्स, तो 20 शुड बी इक्वल टू 32 टाइम्स x प्लस y/2। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है? तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए, राइट? सो सॉल्व 1 and 2 and you will get x is equal to I think 1/4 and y is equal to 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो moles of CO2 upon moles of carbon monoxide, which is x upon y, which is 1/4 upon 3/4, gives you the answer as 1/3. That is what is the correct answer. ठीक है. हाँ, तो why did I, आयुष्मिता पूछिए why did I multiply, क्योंकि मास दिया हुआ है ना, this is the mass, तो मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो मास आएगा. यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उससे मोल्स को मल्टीप्लाई करा तो उसका मास आया. ठीक है. अच्छा, मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ. ठीक है, ये वाला तरीका, लेट मी जूम आउट अ बिट. ठीक है, तो ये एक मेथड था. ठीक है, लेट मी डू दिस क्वेश्चन. हाँ, जिष्णु ने एक एक्सीलेंट क्वेश्चन पूछा, सर इज इट नॉट अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो एक्चुअली इसमें ना एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जिष्णु ने कि व्हाई इजंट अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, कंज्यूम्स कंप्लीटली, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज दैट नन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, तो कोई लिमिटिंग या कोई एक्सेस नहीं है. ठीक है, बट इसमें भी बिल्ड करा जा सकता है केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. वो कॉम्प्लेक्सिटी में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो उसमें हम लोग देखते हैं. एनीवेज, ये वाला मेथड समझ में आया. ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर, लेट द मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड इज x एंड लेट द मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड इज y. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और मेथड करके दिखाता हूँ. ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड है, मेथड 2 बोल देते हैं इसको. सो उसमें भी स्टार्ट वैसे ही रहेगा, let the moles of CO2 be x and moles of CO be y. ठीक है, this implies that ratio of moles of CO2 to CO, ठीक है, that is x is to y, and that will be the ratio of coefficient. ठीक है, जो मोल्स का रेशियो होता है वही कोफिशिएंट का रेशियो होता है, तो वो भी x is to y ही रहेगा. ठीक है, तो now what I am going to work with is combined equation. Let us combine the equation. But अब यहाँ पर नोटिस करना, जब मैं combine equation कर रहा हूँ तो I am going to on right hand side keep the coefficient of CO2 as x and the coefficient of CO as y. ठीक है, why? Because अभी जस्ट यहाँ से मैंने आपको बोला कि अगर मान लो मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, मान लो कल को मैं ऐसे लिख दूंगा, ये CO2 और ये CO, ठीक है, और बैलेंसिंग कर दूंगा C प्लस O2 की, तो ये 2 और ये 3/2, ये बैलेंसिंग हो गया. या किसी का मन करा तो नहीं CO2 और 2 CO लिख देते हैं सर, तो फिर यहाँ पे ये 3 कार्बन और ये 2 O2 कर देते हैं. या किसी का नहीं नहीं सर 2 CO2 करो. ठीक है, और तो ये क्या हो रहा है, मैं खुद स्टार्टिंग से अज्यूम कर रहा हूँ कि ये किस रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं, 1:1 में, 1:2 में, 2:1 में. तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से अज्यूम कर रहा हूँ और मैं वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, मैं आंसर ही अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये गड़बड़ हो रही है, ये मैं नहीं कर सकता. दिस इज समथिंग कंप्लीटली रॉन्ग. हाउएवर मैं वेरिएबल तो रख ही सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर कि लेट कोफिशिएंट ऑफ CO2 भी x एंड CO भी y, तो उनका रेशियो x:y हो गया. तो अब अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन देखूंगा तो वो कैसे लिखनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड पे कार्बन देखो कितना है, राइट हैंड साइड पे कार्बन है x प्लस वाई, यानी कि इधर भी कोफिशिएंट बनेगा कितना, x प्लस वाई. ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा ना. सो दोनों तरफ हम लोगों ने देखा कोफिशिएंट x प्लस वाई आ गया. ठीक है, अब आप नोटिस करना O2 के लिए करेंगे हम लोग. O2 के लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर O2 का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करूँ, तो ये 2x है एंड ये y है.
ठीक है, दिस इज 2x एंड दिस इज y। तो यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट कितना बनना चाहिए O2 का, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, ये मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये एक तरीके से मैंने बैलेंस कर दिया इक्वेशन x और y के टर्म्स में। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना कि इसका आपको 12 ग्राम्स दिया हुआ है, इसका 20 ग्राम्स दिया हुआ है, एंड मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा आता है, दैट मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे सामने आना चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं इसको वर्कआउट करूं, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वापस से मेरा x का आंसर, x अपॉन y का आंसर 3:1 आ जाएगा। ठीक है, लेट मी जूम आउट ताकि सबको दिखे एक बार। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने करा है। ठीक है, oh my bad, sorry, my bad, 12 अपॉन 12 एंड 20 अपॉन 32 मोल्स है। 12 और 20 तो मास है, सो 12 बाई 12 मोल्स हो गए एंड 20 बाई 32 इनके रेस्पेक्टिव मोल्स हो गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल कराता हूँ विच इज ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, ऐसा ही डेटा है उसका। लेट मी वर्क ऑन वन मोर एग्जांपल एंड फिर आप लोग देखना। ठीक है यार, वो जो भी था पिछली बार जो आंसर कैलकुलेट करा था, हाँ 1:3 था, माय बैड यार। ठीक है, 1:3 था पिछली बार का आंसर, वो मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, सो अंश क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज द आंसर रॉन्ग व्हेन वी कैलकुलेट मोल्स इन इंडिविजुअल रिएक्शन। मतलब अगर आपने इस तरीके से कंबाइन ही कर दिया है इंडिविजुअल रिएक्शन में, आप अज्यूम थोड़ा ना कर सकते हो कि मोल्स कितने, आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स अपॉन वाई कैसे आ गया, सॉल्व करने पे आया ना। अभी सॉल्व भी मैं ही करूं, इतनी मेहनत मत करवाओ यार मुझसे। इतना तो इक्वेशन आपको लिख के करना आना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सिमिलर लाइंस पर है, आप लोग ट्राई करो एक बार। ठीक है, लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन। सो ओके, 25.4 grams of iodine and 14.2 grams of chlorine are made to react completely। ठीक है, वापस से वर्ड क्रूशियल है, are made to react completely to yield a mixture of ICl and ICl3। ठीक है, calculate the ratio of moles of ICl to ICl3। ठीक है, ये आप वर्कआउट करो एंड यहाँ पर atomic weight of iodine is 127 and atomic weight of
क्लोरीन इज 35.5, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है। नाउ हाँ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर हम क्लोरीन को क्लोरीन गैस लें या I2 को आयोडीन वेपर लें, मतलब I2 या Cl2 ऐसा कुछ लें। द थिंग इज कि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो I plus Cl giving ICl, or you want to write it as half I2 plus half Cl2 is giving ICl, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप कोई सा भी चूज कर लो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन है ना ये। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट नीड टू रीस्टार्ट दिस वन नोट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, एक मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द शेयर फॉर अ व्हाइल। हाँ साई, तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। ऋतुजा का भी सही है। निन्नत का भी सही है, स्वास्तिक का भी सही है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग हाउ टू वर्क विद सच क्वेश्चन। ठीक है, गुड। नहीं हर्षित, मनन, आप दोनों के आंसर गलत है। देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो। You'll have to avoid careless mistakes. रोहन का भी आंसर गलत है। हाँ, अंशुल का आंसर सही है। Alright, so let me give the answer. The correct answer is 1:1. ठीक है, 1:1 है। जिसका अब नहीं आया है वो एक बार ऑब्जर्व करना कि क्या गलती कर रहे हैं। सो पहला रिएक्शन है I plus Cl is giving ICl। ठीक है, एंड देन the second reaction is I plus 3Cl is giving ICl3। ठीक है, अब अगर मैं इसके A मोल्स मान लेता हूं तो आयोडीन का भी A मोल लगेगा एंड क्लोरीन का भी A मोल लगेगा। अगर मैं ICl3 के B मोल्स मान लेता हूं प्रोड्यूस हुए,
तो आयोडीन का इस रिएक्शन में बी लगेगा और क्लोरीन का 3b लगेगा। ठीक है, ये इनके कोफिशिएंट से देख के मैंने बता दिया। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो टोटल आयोडीन कितना लग रहा है, a प्लस बी मोल्स, तो a प्लस बी इंटू 127 शुड बी इक्वल टू 25.4। ठीक है, ये मास का जो डेटा दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड अगर मैं टोटल क्लोरीन के बारे में बात करूं तो टोटल क्लोरीन कितना है यहाँ पर, a प्लस 3b मोल्स है इंटू इसका एटॉमिक वेट 35.5 है एंड मास दिया हुआ है कितना है इसका 14.2। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ इन दोनों से सॉल्व करोगे आप तो आपका a बाई बी का वैल्यू आ जाएगा 1:1। ठीक है, राइट। आप जैसे यस मैंने बताया रोहन एंड अली, आप Cl2 लो I2 लो, दोनों से सही आंसर आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो अंशुल का क्वेश्चन है सर, व्हेन वी solve by combining the reaction equations then we do not consider the coefficients of separate reactions। हाँ, सो आप ऐसे मत कंबाइन करो भाई, मैंने आपको बोला कि I प्लस सी एल इज गिविंग ICl एंड I प्लस 3Cl इज गिविंग ICl3। तो आप जब कंबाइन कर रहे हो तो आप सिंपल ऐड कर दोगे, तो आपने गलत अजम्पशन ले लिया है। ठीक है, गलत अजम्पशन क्या ले लिया है आपने कि ये 1:1 की रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने अज्यूम ही कर लिया जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, so this is not something which you should do like this। ठीक है, जैसे मैंने पिछले केस में बताया आपको, उस केस की तरह आप अगर कंबाइन भी करना है तो फिर कोफिशिएंट्स को वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, रोहन का रिक्वेस्ट आ रहा है सर प्लीज वंस कैन यू सॉल्व फुल्ली। अरे ऐसा क्या हो गया रोहन यार, मतलब तुमसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं सॉल्व करा जा रहा है तो मुझसे मेहनत करवाना ही चाह रहे हो। ऑल राइट, सो होशांग कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर। अरे ये देखो ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि इसके अगर ए मोल्स हैं ICl के और बी ICl3 के बी मोल्स मान लिए, ए और बी वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने करस्पॉन्डिंगली कितना आयोडीन और क्लोरीन लगेगा वो मैंने कोफिशिएंट्स के हिसाब से बता दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट करा। हाँ, सो उसके हिसाब से आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, सो अली मुझसे पूछ रहा है सर शुड वी मेक नोट्स व्हाइल यू आर टीचिंग। बिल्कुल भाई, मतलब आप ऐसे हवा में क्यों चल रहे हो, नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, बाद में वैसे भी मैं ये क्लास नोट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बट देन डू नॉट रिलाई अपॉन माई हैंड राइटिंग। ठीक है, क्या होगा कि अभी तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी हैंड राइटिंग या कुछ कुछ चीज़ें, बट जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आपको डेफिनेटली बाद में ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। तुम वापस से एकदम रैंडम रैंडम क्वेश्चन शुरू करने बोलने शुरू कर दी तुमने। लेट इट बी, अभी लेट मी फोकस ऑन द टॉपिक एट हैंड। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं आई डोंट फील दे आर नेसेसरी अभी, वो धीरे धीरे अपने आप आपके लिए क्लियर होते जाएंगे। ऑल राइट, तो ये पैरेलल रिएक्शन के दो एग्जांपल्स मैंने कराया आपको। ठीक है, एंड इनके ऊपर आप वर्क करना। अभी लेट मी टेक द नेक्स्ट टॉपिक। एक पैरेलल रिएक्शन का मैं आपको होमवर्क में डालूंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला।
अभी के लिए लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक. सो लेट्स डिस्कस केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन. ठीक है, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन कैसा रहेगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक है, एंड उस एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व करना what I mean by case of incomplete reaction. So 10 moles of this is something what जो मैंने वो बताया था वीडियो सोल्यूशन में, जो अमोनिया वाला बताया था ना मैंने, 10 की जगह 8 मोल बनेगा तो क्या करेंगे, वही चीज है बट मैं थोड़ा सा रिएक्शन चेंज कर रहा हूँ. So 10 moles of SO2 are mixed with 15 moles of O2 and produce 8 moles of SO3. ठीक है, determine the mole ratio of SO2 to SO3. ठीक है, in final mixture. ये क्वेश्चन है. ठीक है, देखो ट्राई करो, अगर कुछ लोग आंसर दे सकते हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, त्रिदीप का आंसर सही आया एकदम. रणवीर सही नहीं है. हाँ, ऋषित का भी सही आया है. नहीं, मीत आपका सही नहीं है, ऋतुजा का भी सही नहीं है, अंशुल का सही है, मनन का सही नहीं है, सारा का सही है. नहीं, काशिफ का भी सही नहीं है, वेद का भी सही नहीं है, हर्षितांशु का यार ऐसे 0:8 कैसा रेशियो होता है. अच्छा 0:8 मतलब तुमने, हाँ ठीक है, गलती कर दी. ठीक है, मनन का आंसर अभी सही आया है, बाकियों ने अभी रिसेंटली जो भेजा है वो गलत है. ठीक है, सो हाँ रोहन का भी सही आंसर आया अभी. शुभम नहीं, सही नहीं है. ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ. ठीक है, करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1:4. ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ ठीक है, जिसका नहीं आया है यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन में जो डिलेमा है वो ऑब्जर्व करना. ठीक है, जिसने 0:8 आंसर दिया था, किसी ने तो दिया था अभी, लेट मी जस्ट चेक बैक. हेम ने. ठीक है, तो हेम यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है. सो रिएक्शन है SO2 प्लस O2 इज गिविंग SO3. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. अब आपको दिया है इनके मोल्स. ठीक है, you have been given that the moles of SO2 is 10 and O2 is 15. ठीक है, अगर आप रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो ये 10/1 आएगा एंड ये 15/½ आएगा. डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल. एंड इसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है. ठीक है, तो अब आप SO2 के हिसाब से अगर एनालिसिस करने जाओगे, ठीक है, SO2 प्लस ½ O2 इज गिविंग SO3. ठीक है, सो आप
बोलोगे कि स्टार्ट में ये 10 है एंड एंड में क्या हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और SO3 कितना बन जाएगा, आप एनालिसिस करोगे कि दोनों का कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो 10 मोल्स कंज्यूम होने पर इसके 10 मोल्स बनने चाहिए थे, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे अब आपको कुछ स्ट्राइक होगा दैट ये तो कुछ अलग है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो तो बोल रहा है दैट only 8 moles of SO3 are formed, ठीक है। now the confusion is there, now as per data given in question the moles of SO3 formed is equal to 8, ठीक है। so what does this make you realize, this realizes that this is a case of incomplete reaction, ठीक है, यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है that is not consumed completely, ठीक है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके पहले तो हम क्या था, हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे इसके पहले आई नेवर ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट अप, आप नोटिस करना इसके पहले जो भी रिएक्शंस थे उनमें somehow I would have used the word completely burnt या complete reaction, मतलब इस तरीके से वर्ड्स यूज करे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी कैसा है, हमें एनालिसिस करके पता पड़ा कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तो आगे भी आप देखोगे समटाइम्स व्हेन यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस तो ऐसा होगा दैट किसी किसी क्वेश्चन में तो क्या होगा डायरेक्टली लिखा आ जाएगा दैट फलाना फलाना रिएक्शन डेटा है एंड कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है आप बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि भाई इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तभी वो पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है बताओ, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में दे देंगे कि दिस रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट एंड नाउ डू द एनालिसिस, तो वापस से क्वेश्चन में दे दिया डेटा कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन का केस है। समटाइम्स द क्वेश्चंस कैन बी रियली ट्रिकी, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एक तरीके से ट्रिकी हो गया, आइडेंटिफाई करना पड़ा खुद से ही डेटा देख के कि ये तो इनकम्प्लीट रिएक्शन का केस है। क्यों, क्योंकि हमने जैसा एनालिसिस करा तो उसके हिसाब से अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाता तो 10 मोल्स SO3 के बनने चाहिए थे, बट क्वेश्चन में तो 8 ही बने हैं, तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स द केस ऑफ लिमिटिंग रेंज, सॉरी केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब ऑब्जर्व करना दैट हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद द एनालिसिस, ठीक है। तो अब मैं एनालिसिस करके दिखाता हूं तो आपको वापस से रिपीट हो जाएगा दैट हाउ इट इज हैपनिंग इन दिस केस। सो लेट मी रीराइट द रिएक्शन, SO2 plus half O2 is giving SO3, ठीक है। स्टार्ट में इनके 10 मोल्स एंड 15 मोल्स थे, ठीक है। अब नोटिस करना अगर मैं रिएक्टेड प्रोड्यूस वाली लाइन को एनालाइज करूंगा, ठीक है, रिएक्टेड प्रोड्यूस वाली लाइन क्या कह रही है कि SO3 के प्लस 8 मोल्स ही बने, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन डेटा इन द क्वेश्चन कि ये 8 मोल्स बने हैं, तो इफ आई आस्क यू कि इनके कितने कंज्यूम हुए होंगे तो आप मुझे एनालिसिस करके बता सकते हो, ठीक है। आप कैसा बोलोगे कि SO2 एंड SO3 के बीच में रिलेशनशिप है, 1:1 का मोल रेशियो है, ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं। तो अगर 8 मोल इसके प्रोड्यूस हुए हैं तो ये कितने कंज्यूम होंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दैट 8 मोल्स विल बी कंज्यूम, ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया क्योंकि वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कंज्यूम हुए, ठीक है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर O2 और SO3 का एनालिसिस कर सकते हो। O2 और SO3 का एनालिसिस कैसा है, O2 का कोफिशिएंट हाफ है, SO3 का कोफिशिएंट 1 है और इसके 8 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितना SO2 सॉरी कितना O2 कंज्यूम हुआ होगा, तो वापस से आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा कि 4 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं।
ठीक है, माइनस साइन मैंने इसके लगा दिया, तो एंड में मेरे पास क्या बचेगा, 10 माइनस 8 2 मोल्स इसके बचेंगे, 15 माइनस 4 11 मोल्स O2 के बचेंगे, एंड 0 प्लस 8 यानी कि 8 मोल्स मेरे SO3 के फॉर्म होंगे। ठीक है, सो इसमें एज यू कैन सी लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ये समझ में आया? तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन मोल्स ऑफ SO3 is 2:8 or you can say 1:4 in final mixture. ठीक है, this is in fact not the end, I should not call this as end, let me call this as here as final. ठीक है, जो भी है मतलब एंड में तो हम लोग बोलते हैं कि चलो पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया, बट यहाँ पर पूरा रिएक्शन नहीं हुआ, बीच में रुक गया। किस वजह से रुक गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जिस कैटलिस्ट की बेड पर ये रिएक्शन चल रहा था वो कैटलिस्ट का बेड हटा दिया। ठीक है, तो रिएक्शन जहां पर था वहीं पर अब एकदम काइंड ऑफ पॉज हो गया। ठीक है, या हो सकता है कि मतलब हम लोगों ने किसी डिफरेंट मेजर से मतलब हो सकता है कि टेम्परेचर कंडीशंस प्रेशर कंडीशंस चेंज कर दिया अचानक से जहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, एंड देन इट बिकेम लाइक अ पॉज। सो ठीक है, अच्छा भाविक का क्वेश्चन है O2 विद रिस्पेक्ट टू SO2 निकालना पड़ेगा ना। सी आप कर सकते हो, आप SO2 के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को O2 और SO2 के रेस्पेक्ट में करके निकालना होता तो O2 का हाफ कोफिशिएंट है और SO2 का 1 है, और यहाँ पे मैंने देखा कि SO2 का 8 कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये मैंने निकाला, अभी 8 कंज्यूम हुआ, तो उससे भी आप निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा जिष्णु बोल रहा है कि सर कैन वी कंसिडर SO3 एज लिमिटिंग रिएजेंट। वेल टेक्निकली ऐसा प्रोडक्ट को ना लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोलते। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर रिएक्टेंट्स ओनली, तो आई वुड नॉट वांट टू से दैट अ प्रोडक्ट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट और समथिंग। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हुआ कि हाँ हमारे एनालिसिस का बेसिस प्रोडक्ट हो गया क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हमारा टिपिकली एनालिसिस का बेसिस लिमिटिंग रिएजेंट होता है, बट लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा ना इस केस में। ठीक है, ठीक है ठीक है अंश, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो थोड़े पिछले टॉपिक्स का है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से पूछ लेना। ठीक है, अभी आई वुड नॉट गो बैक अगेन टू री एक्सप्लेन दैट एंटायर थिंग। हाँ, सो होशांग पूछ रहा है सर डू वी हैव टू डू आर एनालिसिस ईच टाइम बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन। वेल डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा, आप देखोगे तो आपको डेटा समझ में आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक बार आप लोग रीड कर लो कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, हाँ हाँ मैं अभी कॉम्प्लिकेट करूंगा क्वेश्चंस को, मैं दे सकता हूँ कुछ और भी ट्रिकी तरीके से आपको ही क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल, डोंट वरी। अच्छा नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द सो इसी में, ठीक है, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन में ही, ठीक है, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन में लेट मी इंट्रोड्यूस अ टर्म व्हिच इज यूज्ड कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंप्लीशन और परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स है एक दूसरे के। लाइक व्हाट दे मीन टू आस्क इज कि अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड विल बी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यू कैन से एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट में भी जो LR था उसको ही देखना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट
कंज्यूम्ड, ठीक है, अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट into 100%. तो जैसे for example if I ask you what was percentage yield of previous example, ठीक है, if I ask you this question, तो आप लोग क्या बोलोगे that what happened was that percentage yield 8 मोल रिएक्ट हुए और 10 मोल इनिशियली प्रेजेंट थे, ठीक है, SO2 के, तो मेरा आंसर आ गया 80%, ठीक है, 8 मोल रिएक्ट हुए ना, ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था आपका, आपको यहाँ पर अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में कर रहे हो तो लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में ही करोगे, ठीक है, एंड इसी को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी पूछे बता सकते हो, ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैन आल्सो बी रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोटिस करना कैसा रहेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100%। तो जैसे अभी आपने नोटिस किया था कि हम तो 10 मोल एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पूरा रिएक्शन हो जाता, तो इफ 100% कंप्लीशन वाज देयर तो 10 मोल बनता ना SO3 का, बट बना कितना है 8 मोल, तो इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा सेम 80%, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंट तरीके मत ट्राई करना, जैसे मुझे एक सजेशन आ रहा है अली का कि सर अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो हम सारे रिएक्टेंट्स को ऐड कर लेंगे और उसके हिसाब से करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी ना, अभी हर रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होगा, हो सकता है कि एक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो, 2 लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो आप दोनों में से किसी के एक के भी हिसाब से कर लो कि आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अंशुल का एक और वैलिड क्वेश्चन है दैट सर अमाउंट लिखा है आपने, अमाउंट में आप मोल्स लिखें कि मास लिखें, आप सोचो ना, अगर आप ऊपर भी मोल्स लिखोगे नीचे भी मोल्स लिखोगे, या ऊपर भी मास लिखोगे नीचे भी मास लिखोगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर अलग नहीं आएगा। अच्छा, अभी आयुष्मिता पूछ रही है कैन यू रिपीट द प्रोडक्ट पार्ट, तो प्रोडक्ट पार्ट में वही कि मेरा ये रिएक्शन था SO2 प्लस O2 इज गिविंग SO3, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली में बना 8 मोल, ठीक है, और बनना चाहिए था 10 मोल, क्योंकि 10 मोल मेरा लिमिटिंग रिएजेंट था, यहाँ पर SO2 और 1 इनका कोफिशिएंट था। तो बेस्ड ऑन दैट आई डिड द एनालिसिस कि बनना चाहिए था 10 मोल बट बना 8 मोल, तो मेरा यील्ड आई कैन राइट इट एज 80%, ठीक है। भाविक का क्वेश्चन है सर विल परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल ऑल बी सेम, या परसेंटेज यील्ड एक्चुअली रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन दिया जाता है या पूछा जाता है, अब आप उसको रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, बस इतना ध्यान रखना कि रिएक्टेंट साइड पर लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, ठीक है। मंथन पूछ रहा है अगर 2 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा है तो किसी भी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, लेट मी पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूं मैं, मतलब स्लाइटली ट्रिकी, देखो अगर आप लोग आंसर कर पाते हो तो। सो A प्लस 2B इज गिविंग C प्लस D, ठीक है, एंड इस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है दैट इट इज 50% यील्ड, 50% कन्वर्जन होगा, ठीक है। देन दूसरा रिएक्शन है 2D प्लस 2D से E मिल रहा है, ठीक है, इसमें 40% यील्ड है,
एंड तीसरा रिएक्शन है 2E plus F is giving G एंड इसमें 50% यील्ड है, ठीक है। और क्वेश्चन है इफ वी मिक्स 1 mole each of A, B and F, then determine the moles of G formed, ठीक है। ट्राई करो। क्या बात है, ऋतुजा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, काफी जल्दी दिया, गुड। नहीं, काशिफ का भी सही नहीं है, रोहन का भी सही नहीं है। काफी स्टूडेंट्स का सही आंसर आया है, ठीक है। सो आई विल टेल द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1/80, 8080, 1 डिवाइड बाई 80, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है एक बार ऑब्जर्व करो कैसे करना है हमें, ठीक है। इट गोज इन अ similar manner, 1 divided by 80. So observe the solution, how we are going to proceed with it. So you have a plus 2b, ठीक है। मैं एक एक करके जाता हूँ। अच्छा, अब इसमें नोटिस करना, दिस इज सीरीज रिएक्शन प्लस इनकम्प्लीट रिएक्शन प्लस लिमिटिंग रिएजेंट, तीनों का केस बन गया यहाँ पर, ठीक है। एंड लिमिटिंग रिएजेंट का तो स्पेशली ऐसी चीज है जो कि आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। पहली दो तो फिर भी सामने सामने क्वेश्चन में दिख रही है, ऑब्जर्व करना किस तरीके से। कैसा है पहला रिएक्शन, a plus 2b, ठीक है। a plus 2b इज गिविंग c plus d एंड ये 50% यील्ड है, ठीक है। अब इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, ठीक है। तो मैं एनालिसिस किसके हिसाब से करूंगा, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से करूंगा, है ना। तो अब d के कितने मोल्स बनेंगे, मैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो
लेट मी राइट इट अलग से ओनली। बी एंड डी के बीच में कैसा है, दो कोफिशिएंट है बी का और डी का 1 है, तो अगर बी का 1 मोल है तो डी का कितना बनेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, बट अभी ये हाफ का भी 50% ही बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यील्ड 50% है। ठीक है, अब आप इसको अगले रिएक्शन में लेके आ जाओ एज इट इज। तो अगला रिएक्शन है आपका 2D इज गिविंग E। ठीक है, 2D में ये आपका 1/4 मोल है एंड ये 40% यील्ड है, तो E कितना बनेगा, तो आप देखोगे कि 2 से 1 बन रहा है, तो ये 1/8 मोल बनना चाहिए था, बट बनेगा उसका 40% क्योंकि यील्ड उतना ही कम है। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अब यही का यही E आप अगले रिएक्शन में लेके आ जाओ, 2E plus F is giving G, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, E के मोल्स 1/20 है एंड F का मोल एक्चुअली 1 है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर E एक्चुअली कम्स आउट टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब अगर आपको G कैलकुलेट करना है तो आपको E के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो E और G में 2:1 कोएफिशिएंट है, तो 1/20 से कितना बनेगा वो आप निकाल सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/40। बट क्योंकि रिएक्शन 50% यील्ड का है तो 1/40 बनना चाहिए था, बट बनेगा उसका भी 50% विच इज 1/80। दैट इज व्हाट योर आंसर विल बी। ठीक है, लेट मी जूम आउट अ बिट, थोड़ा मैंने दूर दूर लिखा है। ठीक है, होपफुली अभी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने जो भी केयरलेस मिस्टेक करी है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करो कि वो केयरलेस मिस्टेक कहाँ पर हुई है। सी देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू गाइज। आप ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, a lot of questions you are going to solve, and sometimes you are going to make careless mistakes and sometimes आपको शायद सॉल्व करना आएगा भी नहीं। तो नोटिस करना और प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, जब आपके सामने टेस्ट आएगा या आगे आप जब एग्जाम वगैरह लिखने जाओगे तो आपको रिविजन्स करने पड़ते हैं। ठीक है, आप बिना रिविजन्स करके एग्जाम नहीं लिख सकते। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जब यहाँ पर आप रिविजन करोगे, ठीक है, when you are now at pace and preparing for JEE exam, the revisions are going to be much different from what you used to do for your board examinations. बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग रिवीजन करते थे प्राइमरीली थ्योरी का। ठीक है, थ्योरी ढंग से समझ में आ गई तो उसके बाद में दैट यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द मेन पार्ट ऑफ योर रिवीजन। यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपका रिवीजन would actually be only 20% consisting of theory and 80% will be the good questions that you came across. The good questions that you came across in class notes, the good questions that you came across in homework that was given to you, booklet में, assignment में, या जो टेस्ट होते जाएंगे धीरे धीरे आप लोगों के। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है that you keep on highlighting the good questions that you come across. ठीक है, स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो। आप जहां पर केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो ना, वो केयरलेस मिस्टेक को हाईलाइट करो कि यार मैंने ये केयरलेस मिस्टेक कर दी। एंड जब आप रिवीजन करोगे तो आप उन केयरलेस मिस्टेक्स को वापस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपका एक अवेयरनेस बढ़ेगा दैट ओके दीज आर द केयरलेस मिस्टेक्स दैट आई नीड टू अवॉइड। ठीक है, so this is something which I am giving you as an upfront advice. You yourself will realize this in some time. ठीक है, that problems का revision also becomes an integral part of your preparation. ठीक है, so आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। We will I'll give you the homework on the group itself. ठीक है, and अभी जब मैं आपको अब असाइनमेंट दूंगा तो उसमें I will try and give 2 types of assignments. I will give one assignment which is again a difficult level 1, थोड़ा सा tricky questions होंगे उसमें, and the other assignment which I'm going to also share with you is something which is a time based assignment. It's like a practice test you can say, कि आपको ना टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना है। सी अभी तक तो कैसा है, अभी तक आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसमें मैंने कभी भी टाइम बाउंडेशन नहीं डाला,
बट अब धीरे धीरे आपको स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्वेश्चन करने की भी आदत डालनी पड़ेगी. सो यू विल हैव टू गिव दैट असाइनमेंट लाइक अ टेस्ट. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देखा और फिर उसका आंसर मैच कर रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा उसका आंसर मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं. मान लो 30 मिनट्स का टाइम है एंड आपको 10 से 15 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं एंड आंसर निकालना है. ठीक है, मैच करना है. So let me give you some practice questions in this manner, and then of course I'll share the video explanations of the same as well. ठीक है, and don't worry about the test, कब होगा कैसे होगा आपको information मिल जाएगी पहले. ठीक है, so stop being bothered by it, you will get to know upfront. अभी थोड़ा सा और मुझे practice करा लेने दो आप लोगों को. ठीक है, all right, so let's close the session for the day. Thank you guys, we'll see you again on I think when Thursday. All right, chalo, bye.